मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण मामले का जल्द हल निकल सकता है। सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक कर आरक्षण विवाद का रास्ता तय किया गया है। इस मामले में सभी दल एक मत हैं, लेकिन अभी कानूनी लड़ाई बाकी है। लेकिन श्रेय लेने की होड़ अभी से दिख रही है। सवाल है कि सीएम मोहन यादव ने क्या फॉर्मूला निकाला है और वो कोर्ट में चल पाएगा। सत्ता पक्ष विपक्ष साथ आए, क्या 27% आरक्षण पर अब बात बनेगी? कानूनी दांवपेच के बीच क्या आरक्षण विवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? हाईकोर्ट का 87-13 फॉर्मूला क्या काम करेगा? श्रेय लेने की मची होड़, ओबीसी का असली हितैषी कौन? ये तमाम सवाल हैं जिन पर आज चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का मन मोहन सरकार ने बना लिया है। सीएम मोहन यादव ने सर्वदलीय बैठक कर आरक्षण विवाद का रास्ता निकालने की कोशिश की। बैठक में कांग्रेस, बीजेपी, एसपी, बीएसपी के नेता शामिल हुए। 27% आरक्षण पर सभी दल एकमत हैं। ये पहला मौका था जब सीएम मोहन यादव और जीतू पटवारी के साथ सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक मंच पर नजर आए और उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। सीएम मोहन यादव ने कहा कि सभी दल एकजुट होकर एक फोरम पर आएंगे और समाधान निकालेंगे, तो जीतू पटवारी ने भी सीएम के फैसले पर सहमति जताई। सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूंकि कोर्ट में अलग अलग वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूंकि सुप्रीम माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 सितंबर से डे टू डे की इसकी हियरिंग करेंगी। ऐसे में डे टू डे की हियरिंग करने में हमारे सब वकीलों का भी मत इकट्ठा आए या वो वकील वेट करके डिसाइड कर ले कि क्या हो सकता है, वो उस तरह से अपनी लाइन बनाए। हम सब मिलकर के हमारे जो विधानसभाओं के अंदर अलग अलग हमने सबने अपनी बात का समर्थन दिया था, उसी बात के लिए दोबारा आज हम सब बैठे भी हैं। आर्गुमेंट कई तरह के हैं लीगली, तो उस पर अलग अलग अपने अपने मत हैं, वकीलों के लिए, पार्टियों के लिए। तो चूंकि ये स्वागत योग्य है कि वकीलों को एक जगह बैठ के एक साथ मिल के अगर कोई बात ऐसी होती है जिससे आरक्षण ओबीसी का जल्दी से लागू हो जाए, तो ये पॉजिटिविटी है। एक और सियासी दल एक साथ है, तो इस मामले में कानूनी दांवपेच भी बताया जा रहा है। आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई थी, लेकिन उस बैठक में उन्होंने कहा है कि हमारी मंशा है 27% आरक्षण देने की, लेकिन इनके वकील जो अधिवक्ता हैं वो उसमें कानूनी पेच बता रहे हैं। तो अगर सरकार की मंशा है तो लागू तुरंत हो जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि 27% नहीं 52% जो आबादी है पिछड़े वर्ग की, उसके हिसाब से लागू होना चाहिए। और जो जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय हैं माननीय, उसमें जो सरकारी वकील बनाए जाते हैं सरकार की तरफ से, उसमें भी पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं मिल रहा है, उसमें भी मिलना चाहिए। बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि आप जो 2-4 विधि के जानकार हैं और जो इस मामले को हैंडल कर रहे हैं, महाधिवक्ता के साथ बैठ के आप लोग इसमें सॉल्यूशन निकालिए। तो महाधिवक्ता महोदय तो बैठना चाहते नहीं हैं, तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा कैसे? बैठक केवल मैं समझता हूँ जस्ट एक आई वास्ट। अब आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मामला क्या है। ओबीसी को 27% आरक्षण देने का मामला कोर्ट में अटका है। 2019 में कमलनाथ सरकार ने आरक्षण की सीमा बढ़ाई थी। कमलनाथ ने ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किया था। मार्च 2019 में हाई कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती है। सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर 27% आरक्षण की अनुमति दी, लेकिन 27% आरक्षण विवादों में आ गया। अगस्त 2023 में हाईकोर्ट ने 87/13 फॉर्मूला लागू किया। 87% पदों पर भर्ती के साथ 13% पद को होल्ड पर रखा जाए। 13 फरवरी 2025 को मोहन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया। 27% आरक्षण का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, यानी 6 साल से ओबीसी आरक्षण का मामला कोर्ट में लंबित है। लेकिन सरकार अब इस पर फाइनल फैसला चाहती है। हालांकि इस विवाद की असली वजह को जाने दो।
एमपी में ओबीसी की कुल आबादी 48% है। एसटी को 20% आरक्षण मिल रहा है। एससी को 16% आरक्षण, ओबीसी को 27% मिला, यानी जो 14% अभी मिल रहा है 13% की मांग है। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिल रहा है। ओबीसी आरक्षण बढ़ा तो कुल आरक्षण 73% हो जाएगा, जिससे संविधान में तय 50% सीमा का उल्लंघन होगा। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही खुद को ओबीसी का हितैषी बताती हैं। चुनावों में दोनों की ओर से अलग अलग दावे किए जाते हैं। सर्वदलीय बैठक के बाद सियासी दल एकजुट तो हैं, लेकिन श्रेय लेने की भी होड़ दिख रही है। विपक्ष का कहना है कि हमने ओबीसी के लिए लड़ाई लड़ी, तो उधर सत्ता पक्ष का कहना है कि सीएम मोहन यादव पहले ही 27% आरक्षण के लिए मन बना चुके थे। हालांकि अब सवाल है कि कानूनी दांवपेच के बाद ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ होगा और जो नियुक्तियां आरक्षण विवाद की वजह से टाली गई हैं, उन्हें भरा जाएगा। टीम न्यूज स्टेट। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सागर कसेरिया जी हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। इसके अलावा आदर्श सचान जी हैं, प्रदेश सचिव हैं ओबीसी महासभा के। और इसके अलावा तनुज दीक्षित जी, वकील सुप्रीम कोर्ट के। और हमारे साथ अमित चौरसिया जी, प्रवक्ता एमपी बीजेपी के भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आदर्श जी आपसे जानना चाहता हूं कि अब जो इस पर हमें एक सर्वदलीय बैठक देखने को मिली है, आपको लगता है कि इससे रास्ता खुलेगा आगे जाकर ओबीसी आरक्षण का? जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने एक सकारात्मक शुरुआत की है, सभी दलों को एक साथ इकट्ठा किया ताकि ये बीजेपी का जो ये मुद्दा है इसको सुलझाया जा सके। और उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि जो विभिन्न न्यायालयों में जो प्रकरण चल रहे थे, उन्होंने उन सभी प्रकरणों को कोर्ट में लेके गए और इस मंशा के साथ में कि ये जो विभिन्न न्यायालयों में जो प्रकरण चल रहे हैं उनको किसी समाधान तक पहुंचाया जाए। तो मुझे पूरा यकीन है कि इसमें बहुत कुछ ओबीसी वर्ग के लिए अच्छा होने वाला है। लेकिन इसमें अभी जो पेचीदगियां हैं वो कैसे दूर होंगी अभी भी, क्योंकि कोर्ट में इतने लंबे समय से पूरा मामला ये अटका हुआ है? देखिए, शुरुआत में तो क्या था कि कांग्रेस और भाजपा के बीच में ये मुद्दा फुटबॉल की तरह बन चुका था। लेकिन इसमें एक समाधान ये है कि जिस तरह से ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है उसको अगर अपन जोड़ते हैं तो आरक्षण की जो सीमा होती है वो लगभग 60% हो सकती है। तो अगर संविधान में संशोधन करके कोर्ट में अगर सरकार और पक्ष और विपक्ष के सभी दल अगर ये आवेदन देते हैं कि संविधान में संशोधन करके जो 14% जो आरक्षण है उसको बढ़ाकर 27% किया जा सकता है, तो वो बड़ा आसान दिखता है मुझे। सागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सागर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्या यहाँ से रास्ता खुल गया है? अब तमाम दल तो एक साथ आ गए हैं, हर दल चाहता भी है, लेकिन कुछ विरोधाभास भी दिखे। जैसे समाजवादी पार्टी तो कहती नजर आई कि इसको 52% कर दिया जाए। कुछ दल ये भी कहते नजर आए कि यहाँ से क्या वाकई हम आगे बढ़ पाएंगे और कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रख पाएंगे? देखिए, विरोधाभास की मैं आज कम बात करना पसंद करूंगा, क्योंकि आज विषय जो है बड़े उत्साह का है, उमंग का है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक ये कदम उठाया जो राजनीति के विषय से बाहर है। भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उसी के चलते ही एक सर्वदलीय बैठक बुला करके आज 27% आरक्षण के इस विषय पर न सिर्फ चर्चा हुई बल्कि एक रिजोल्यूशन लिया गया कि इसे हम लीगल तरीके से कोर्ट में इसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। और इस दिशा में एक बड़ा कदम भाजपा की सरकार ने उठाया। कांग्रेस ने केवल नोटिफिकेशन जारी करके राजनीतिक दिखावा किया था, न डेटा था, न कानूनी तैयारी। नतीजा यह हुआ कि अदालत ने रोक लगा दी और लाखों युवाओं का भविष्य जो है वो अटक गया। भाजपा सरकार ने जिम्मेदारी ली, सबसे पहले आयोग बनाकर ठोस आंकड़े जुटाए, फिर सुप्रीम कोर्ट में सभी याचिकाओं को एकीकृत करवाया और आज स्थिति यह है कि 22 सितंबर से रोजाना सुनवाई शुरू होने वाली है। हमने तय किया कि 10 सितंबर तक सभी वकील मिलकर एक रणनीति बनाएंगे।
ताकि अदालत में एक ही स्वर में प्रश्न रखा जाए। रोजाना सुनवाई के लिए हमारी कानूनी टीम पूरी तरह से तैयार हो चुकी और यह संकल्प लिया भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कि नहीं कोई अभ्यर्थी उम्र सीमा से बाहर होगा और नहीं कोई भर्ती अटकेगी, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा भाजपा सरकार इसे तुरंत ही लागू कर देगी। तो ये एक ऐतिहासिक कदम है जिसकी स्वागत होना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जिन्हें चंद्रमा पूरा दिखाई नहीं देता वो अक्सर चांद में दाग देख लिया करते हैं, और ऐसे ही वो दाग देखकर वो बता रहे हैं कि कहां कमी रहेगी। ठीक, अमित जी, आज अच्छा लगा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव और जीतू पटवारी एक फ्रेम में दिखाई दिए। क्या यहां से जो ओबीसी की राह ताक रहे हैं लोग कि आरक्षण मिले उन्हें, आपको लगता है कि जी हो पाएगी वो चीज? अब बहुत देर कर दी हजूर आजाद कर। इस फ्रेम में तो शिवराज सिंह चौहान जी होने थे, जो पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर 27% में मित्र की मैं बात सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि पीको आ रहा है भैया। करते हैं सर उसको ठीक, लेकिन आपकी आवाज ठीक आ रही है, आप कंप्लीट कर सकते हैं। मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि जो पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की बात अभी मेरे मित्र बता रहे थे कि सारी याचिका इन्होंने क्लब कराई, इन्होंने क्लब नहीं कराई, ये तो अपना कोर्ट में पक्ष तक नहीं रख पाए, 15 बार अपना पक्ष नहीं रख पाए, 15,000 की कॉस्ट फाइन हुई, केस पूरा सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने सारी 52 याचिकाओं को एकत्रित करा, उसके बाद 71 याचिकाएं हुई और ये वहां पर अपना आंकड़ा ही पेश नहीं कर पाए। 2000 की सेंसेक्स के आधार पर कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण पक्ष और विपक्ष दोनों को मिला के विधानसभा के अंदर बकायदा अध्यादेश पारित कराया। अगर वो अध्यादेश कमजोर होता, 27% आरक्षण का कानून कमजोर होता, तो अभी तक क्या सुप्रीम कोर्ट में टिक पाता क्या? जैसे बच्चों जैसी बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, दिल खोल के एक तरफ बात करते सर्वदलीय बैठक की नौटंकी और स्वांग रचते हैं, दूसरी तरफ यहाँ आके कुछ और वाला राग अलाप रहे हैं। अरे बात जो है वो स्पष्ट कीजिए ना, अगर कानून कमजोर होता तो आप सुप्रीम कोर्ट में टिक पाते क्या महाराज? अब तक तो निरस्त हो चुका होता वो। तो यही भारतीय जनता पार्टी का झूठ जो है सामने पकड़ तो वो चल भी कहां पाया सर, कहीं तो अटका ना। सबसे बड़ी बात लोकेन जी, मैं पूरी बात रख दूं, सबसे बड़ी बात इसमें टेक्निकल पॉइंट है, क्योंकि कोई भी दल खिलाफ नहीं लड़ रहा था आरक्षण के, सब आरक्षण को लागू कराने के लिए लड़ रहे थे, चाहे वो कांग्रेस हो या अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले उनके हिसाब से, या ओबीसी महासभा के अधिवक्ता हो। वहां बात आ रही है सेंसेक्स और आंकड़ों की। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जातिगत जनगणना को स्वीकृति दे चुके हैं, तो मोहन यादव जी आज हमारे संघर्षशील नेतृत्व जीतू पटवारी जी ने और उमंग सिंगार जी ने मांग करी है सर्वदलीय बैठक में मोहन यादव जी से कि कास्ट सेंसस को लेकर कास्ट सर्वे करा लें, तो यही की यही नियत साफ हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की, कितना पिछड़ा वर्ग के साथ और कितना खिलाफ है। जातिगत जनगणना सर्वे करा ले, जैसे तेलंगाना में, बिहार में और छत्तीसगढ़ में करवाया गया है। और जहां तक बात है तो छत्तीसगढ़ में तो आरक्षण मिल रहा है। ये जो इंदिरा साहनी की आड़ ले लेकर बार बार भारतीय जनता पार्टी बचने का प्रयास करती है, उसी इंदिरा साहनी के केस के अंदर नीचे एक वर्डिक्ट लिखा हुआ था कि राज्य की परिस्थिति के आधार पर आरक्षण आप लागू कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में लागू हुआ, उत्तर प्रदेश में लागू हुआ, हरियाणा में लागू हुआ और साउथ के कई देशों में, प्रदेशों में लागू है। तो ये बात और झूठ कहना, रगलाना मध्य प्रदेश की जनता को, ये बंद करे भारतीय जनता पार्टी। और तत्काल प्रभाव से आज हमने मांग करी कि 87-13 पे कोई रोक नहीं है, तो 87-13 के फार्मूले को भी निरस्त किया जाए। और जो बैकलॉग के 70,000 पद खाली पड़े हुए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष अनुमति लेकर पद भरे, वैसे मध्य प्रदेश सरकार विशेष अनुमति ले इस तारीख पे, और जो बैकलॉग के पद खाली पड़े उनको भर दे। मैं लौटता हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी। मैं समझ लेता हूँ ना इस मुद्दे को। तनुज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। मैं 1 मिनट आऊंगा आपके पास सागर जी। तनुज जी, राजनीतिक पार्टियां तो एक हो गई हैं, लेकिन कोर्ट में तो वहां पर दलीलें चलेंगी, और अभी कास्ट सेंसस हमारे देश में हुआ नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं हुआ है, तो क्या फिर बिना एक डिटेल रिपोर्ट के ये पॉसिबल हो पाएगा कि जो आरक्षण 27% सरकार देना चाहती है वो कोर्ट में मंजूरी मिल जाए उसकी? देखिए, इस समय जो आरक्षण है वो लगभग ओबीसी में 14% मध्य प्रदेश में है। अगर हम आंकड़ों को समझे तो देखिए, जो इंदिरा साहनी केस 1992 का डिसीजन था, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि 50% से अत्यधिक आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, और इस समय लगभग 59% के आसपास आरक्षण ऑलरेडी मध्य प्रदेश में एग्जिस्ट करता है। अगर हम बात को इस तरीके से समझे तो 20% के आसपास आरक्षण एसटी में और 16% के आसपास एसटी में और एससी में। इसके अलावा ओबीसी में इस समय लगभग 14%, और जो 2019 में केंद्र सरकार ने डिसीजन किया था ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो 10% आरक्षण किया था,
जिसे कि बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ठीक माना। ऐसा करके अगर टोटल आरक्षण जोड़ा जाए तो लगभग 59% के आसपास आज के समय में लागू है। ऐसे में अगर जो दोनों दल और सर्वदलीय बैठक भी हुई है और ऐसे में प्रदेश सरकार और कांग्रेस और सभी दल के लोग ये चाहते हैं कि आरक्षण ओबीसी आरक्षण 27% हो, तो ऐसे में ये आरक्षण 70% को भी क्रॉस करेगा। तो अभी दिलचस्प ये होगा कि आगामी 25 सितंबर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर सुनवाई करेगा। लगभग 75 के आसपास लंबित पिटिशंस ट्रांसफर की गई हैं। ऐसे में इनके ऊपर जो सुनवाई होगी इसमें दिलचस्प रूप से देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट 1992 का इंदिरा स्वाने वाले केस में डिसीजन चेंज करता है या नए रूप से किस तरीके से ये आरक्षण सिस्टम में लागू होगा, या ये 13% ही रहेगा या इसे 27 किया जाएगा। तो ये सारा जो भी है, ये सारी प्रणाली जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की। लेकिन मैं तनुज जी एक बात समझना चाहता हूं आपसे, क्या पॉपुलेशन केवल आधार हो सकता है आरक्षण का? अगर पॉपुलेशन मान लीजिए 52% है भी, तो फिर कुछ दल कहते हैं 52% दे दी जाए या फिर पॉपुलेशन के अनुपात में ही दे दी जाए, तो क्या ये तर्क चल पाएगा कोर्ट के अंदर? देखिए, मैंने आपसे यही बात कही क्योंकि प्रीवियस ऑर्डर्स में इसी तरीके से तर्क दिए गए हैं और उसी आधार पर जो है 50% के ऊपर लागू आरक्षण वैध नहीं करार दिया गया है या नहीं होना चाहिए, यही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। ऐसे में अभी जो आरक्षण होगा और वो क्या, क्योंकि 73% के ऊपर आरक्षण जाएगा अगर ये 27% ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिलता है तो ऐसे में जो टोटल आंकड़ा है, क्या कोर्ट कंसिडरेबल करेगी इसे, और करेगी तो उसके आधार क्या होंगे? क्या उसके अंदर ये सभी जो ईडब्ल्यूएस भी है, क्योंकि एससी भी है, एसटी का भी कोटा है, अब ओबीसी का भी बड़ा कोटा होगा। तो ऐसे में ये सारा जो मंथन है, ये 25 सितंबर के बाद जो सुनवाई होगी इसी में हम देखेंगे और आगे की रणनीतियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसमें तय करेगा। जी ठीक सागर जी, लेकिन एक सवाल है कि आज सर्वदलीय बैठक में तो एक नजर आए, लेकिन डिबेट में एक नजर नहीं आ रहे हैं आप लोग। देखिए विपिन जी, मैंने तो सबसे पहले शुरुआत ही गैर राजनीतिक और स्वागत योग्य कदम से की थी, लेकिन समस्या यहाँ है ना कि जहां इन्हें अवसर मिल जाता है सिर्फ कमियां निकालने का और झूठ बोलने का, ये कभी नहीं चूकते। तो कांग्रेस का दूसरा नाम ही झूठी पार्टी हो चुका है। मैं 2-3 बातें जरूर ऐड कर देना चाहता हूं। कांग्रेस के कहने को तो इतने मुद्दे हैं कि मैं क्या ही बताऊं, लेकिन ओबीसी आरक्षण के विषय में यदि बात करें तो ओबीसी आरक्षण को समाज को बांटने वाला कदम कांग्रेस ही थी जिसने बताकर कई बार विरोध किया था। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को 10 साल तक कांग्रेस ही थी जिसने लागू नहीं होने दिया था। क्रीमी लेयर और अन्य शर्तें जोड़कर आरक्षण का प्रभाव सीमित करने वाली वो पार्टी सिर्फ कांग्रेस थी जिसने देश को हमेशा भ्रम और धोखे में रखा। एमपी में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने का झूठा और आधा अधूरा दिखावा करने वाली कांग्रेस थी ताकि वोट तो मिल जाए ओबीसी के, लेकिन कानूनी रूप से यह मामला टिक न पाए कोर्ट में। अदालतों में कभी कोई ठोस डेटा नहीं दिया गया जिससे भर्ती रुक गई और युवाओं का इतना नुकसान हुआ जिसके बारे में गिनती करना मुश्किल है। तो कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे को एक चुनावी मुद्दा समझा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी काम चुनाव के लिए नहीं करती, काम करने के लिए करती है, सही नियत से करती है, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के सिद्धांत के साथ करती है। और इसीलिए देखने में आता है कि आज माननीय मोहन यादव जी ने प्रदेश के अंदर सर्वदलीय बैठक बुला करके एक नोटिफिकेशन पास करने का काम नहीं किया, बल्कि एक संकल्प लिया कि हम इसे कोर्ट में कानूनी रूप से परिपालित करते हुए सैद्धांतिक तरीके से इसे पास करके दिखाएंगे। अगर आप इजाजत दें तो जो 6 विषय हैं जिन तरीकों से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट और हमारी सरकार आगे कार्य करके इन विषयों को ठीक करने जा रही है, हाँ। तो मैं वो भी रखना चाहता हूं जी। तो सबसे पहला है जॉइंट लीगल स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया कि सुप्रीम कोर्ट में अब अलग अलग वकील नहीं बल्कि एक संयुक्त कानूनी टीम बनाई जाएगी। एम्पेरिकल डेटा तैयार होगा। सेकंड, पिछड़े वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में जो सुप्रीम कोर्ट में मजबूत आधार बने, सामाजिक और शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन के ठोस आंकड़े कोर्ट के अंदर न सिर्फ दिखाए जाएंगे बल्कि उसे व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा ताकि वो पक्ष में डिसीजन बनाने में उन्हें आसानी हो सके। प्रभावी पैरवी करी जाएगी, डेली हियरिंग होगी, वो भी प्रिपेंडेंस तरीके से। तो 22 सितंबर से शुरू होने वाली है जो रोजाना कार्रवाई, और इसके परिणाम आपको पक्ष में देखने मिलेंगे। चौथा, ऑल पार्टी एंड सोशल कॉन्शियसनेस तैयार किया। लेकिन इसमें एक बात बताइए मुझे, अगर अलग अलग भी वकील हैं या अलग अलग केस भी हैं तो क्या फर्क पड़ता है? मेन अगर सरकार का होमवर्क पूरा है तो क्या फर्क पड़ेगा कोर्ट में उससे? नहीं, आपकी बात सही है। हाँ। फर्क उससे बेसिकली इस तरह से पड़ता है कि उनकी सामूहिक प्रेफरेंस और इंडिविजुअल प्रेफरेंस में डिफरेंस हो जाता है। जब वो सामूहिक प्रेफरेंस होती है तो हर व्यक्ति एक ग्रुप ऑफ द लॉयर्स
एक इकट्ठे होकर एक तरीके से एक दिशा में चलता है, जिसका हमको रिजल्ट में, त्वरित रिजल्ट में हमें उसका असर देखने को मिलता है। और मैंने आपको 4th पॉइंट बता दिया था, ऑल पार्टी एंड सोशल कॉन्शियसनेस, जिस पर आज जिस विषय पर हम शायद डिबेट करने बैठे हैं। और 5वां है इंटरिम रिलीफ, जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बात पर विशेष जोर दिया जाने वाला है कि एज रिलैक्सेशन दिया जाए और प्रोविजनल रिजल्ट डेवलप हो। इससे कोई भी अभ्यर्थी को नौकरी से वंचित ना होना पड़ेगा। मैं इस पर कुछ कहना चाहते हैं अमित जी। जी अमित जी। जी यानी लोकेन जी, आप तो पूरी बात उन्हीं से करवा लीजिए, पूरा समय दे दीजिए। अरे सर, बात रखिए अपनी, वो नहीं आप करवा लीजिए पूरा। मैं तो आपके चैनल उनके सरकार का होमवर्क क्या है वो तो पूछा जाएगा ना सर। अरे सरकारी जनसंपर्क विभाग के होमवर्क को चलाएंगे। अरे अमित जी प्लीज, आपको रोका नहीं है किसी ने, आपको बात करनी है करिए, नहीं करनी है आप मत करिए, आपकी मर्जी है। देखिए यही लोकेन जी, यही पूछ ही नहीं रहे उनसे, लगातार झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे हैं। नहीं वो होमवर्क क्या कर रही है सरकार वो ना पूछूं, क्या 6 पॉइंट है उनके वो बता रहे हैं। आप ऑल पार्टी मीट करके आते हैं यहाँ, आप कह रहे हैं कि ढकोसला थी वो, तो फिर गए क्यों जीतू पटवारी उसमें बातचीत करने के लिए? स्वांग पूरी तरीके से रच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो क्यों गए जीतू पटवारी उस स्वांग में? आप लड़ लीजिए ना, अलग अपने वकील लगा लीजिए केस में। हमारे वकील तो लड़ ही रहे हैं, उसी के भरोसे तो केस टिका हुआ है लोकेन जी। तो फिर मत इसमें जिस तरह लड़िए ना, अलग केस लड़िए आप अपना। वहाँ पे पक्ष तक नहीं रख पाए, 100 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद पक्ष नहीं रख पाए, वहाँ पे 15,000 की कॉस्ट फाइन लगती है। तो ये झूठ सामने नहीं आता है क्या? नहीं, आपकी आपत्ति क्या है? आपकी आपत्ति क्या है इस पर सर? इतना समय नहीं लगता। मैं यही कहना चाह रहा हूँ लोकेन जी, 87-13 का फॉर्मूले को निरस्त करने। आप ऑल पार्टी मीट में जाते भी हैं, यहाँ आकर आप कह रहे हैं कि स्वांग रचा जा रहा है। आप कहते हैं कि हम लड़ लेंगे। अगर आप लड़ रहे हैं तो फिर अब तक क्यों नहीं रिजल्ट आया इसका? अगर आप अपनी क्षमता पर लड़ सकते हैं, क्योंकि आपकी सरकार ने इसको 27% किया। सरकार की मंशा उस तरह स्पष्ट नहीं थी लोकेन जी। आप सवाल हमसे कर रहे हैं, जो हम लड़ रहे हैं। अरे आप कह रहे हैं ना कि हम करवा लेंगे, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। हम तो यही कह रहे हैं आपसे कि 27% आरक्षण जो कमलनाथ जी ने अध्यादेश लाके पास कराया था, पारित कराया था, अगर वो कमजोर कानून होता तो अभी तक क्या कोर्ट में टिक पाता? इसका जवाब दीजिए मुझे। क्या टिक पाता? क्या कितने सालों तक टिक पाता? क्या कब तक खारिज हो चुका होता? और कितने झूठे और निर्लज लोगों को आप भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि आप छत्तीसगढ़ को बोल रहे हैं पास के पास में है, कोर्ट से विषय अमित जी गाली दे दीजिए। भर्तियां की गई है। अमित जी गाली दे दीजिए, क्योंकि आपकी पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता ने मोदी जी को गाली दी है। जब आप अमित जी गाली दे दीजिए, क्योंकि मोदी जी को गाली दी पड़ी है। डिबेट पे बैठ के झूठ परोस रहे हैं हमको। अमित जी झूठ आप परोस रहे हैं, और जब आपके मानसिक स्तर से चीजें बाहर हो जाती हैं, तो जबान जो आपकी है, कांग्रेस तो पार्टी सर्वदलीय बैठक बुलाना नहीं चाहिए थी ना। सर्वदलीय बैठक बुलाई तो आपने। जब आपकी पार्टी के आपका स्तर क्या है? मोदी जी को आपका स्तर क्या है? बुला के पीठ में छुरा रोकेंगे आप डिबेट पे? उनको गाली देते वहाँ हैं। सर्वदलीय बैठक में कह रहे हैं संयुक्त प्रयास कीजिए, और यहाँ क्या आप हम पे दोषारोपण कर रहे हैं? आपसे कोई और उम्मीद नहीं है। आप यहाँ क्या हम पे दोषारोपण कर रहे हैं? अरे आप तो सब दूर से नाकाम साबित हो गए। ये डर था जो आज सर्वदलीय बैठक में बुलाया है। दोषारोपण करना ये कांग्रेस का 70 सालों से इतिहास रहा है। क्या बोला एमपीपीएससी में? 70 सालों से इतिहास कांग्रेस का गिराने लगूंगा। मैं एक आखिरी रिएक्शन यहाँ पर आदर्श जी का लेना चाहता हूँ। आदर्श जी, ये तो वही बात हो गई, उस फायदा क्या हुआ जो आज ऑल पार्टी मीट हुई? अगर विचार अभी भी अलग अलग हैं, श्रेय लेने की होड़ है तो देखिए, आप शुरू से देखेंगे जब से ये मंडल कमीशन के बाद से पिछड़े वर्ग के आरक्षण की राजनीति शुरू हुई है, कांग्रेस हो या भाजपा हो या और कोई अन्य दल हो, हर व्यक्ति ने इसमें श्रेय लेने का ही प्रयास किया है। आज जब ना स्थितियां एकजुट होकर एक अच्छी डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं, वहां पर भी ये दल आपस में ना एक दूसरे पर वाद विवाद कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो मैं तो इसमें काफी पॉजिटिव चीजें देखने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि ये पिछड़े वर्ग के जो मुद्दे हैं ये लंबे समय से लटके हुए हैं, और ओबीसी महासभा ने जमीन से लेके न्यायपालिका तक, सुप्रीम कोर्ट तक इसमें संघर्ष किया है। और आज हमें इसमें उम्मीद दिखाई दे रही है कि सभी लोग, सभी पक्ष मिलकर इसमें ओबीसी वर्ग के लिए कुछ सकारात्मक परिवर्तन व परिणाम लाने का में कामयाब होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। तो उम्मीद है कि जो सरकार की यहाँ पर मंशा है वो पूरी होती हुई नजर आए। विपक्ष की भी वही मंशा है कि 27% ओबीसी आरक्षण मिले। अब ये कोर्ट में टिक पाएगा नहीं, क्योंकि इसमें बड़े टेक्निकल पहलू अभी भी बाकी हैं। सरकार जरूर कह रही है हमारा होमवर्क पूरा है, लेकिन लंबा समय बीत चुका है, और अब क्या आखिरकार यहाँ पर जब रोजाना सुनवाई इस पूरे मामले पर होगी तो कोई फैसला हो पाएगा, ये देखने वाली बात। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।